गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में स्टडी कर रहे थे और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने पुनर्योजित डीएनए के निर्माण को पढ़ लिया था। अब पुनर्योजित डीएनए के निर्माण में जो आपने डीएनए खंड को क्लोन किया है उसके एनालिसिस के लिए या उसकी पहचान के तरीकों का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छापन की प्रक्रिया। अब यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस तरीके से होता है, किसके द्वारा खोजा गया, इन सब के बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। आज हम बात करेंगे इस डीएनए फिंगरप्रिंट के एप्लीकेशंस की, अर्थात उपयोग की, कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अनुप्रयोग में सबसे पहला जो इसका उपयोग है वह अपराधी एवं पारिवारिक मामले की जांच में। अपराधी एवं पारिवारिक मामले की जांच में देखिए, यहाँ पे हम इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को दो रूपों में उपयोग में कर सकते हैं। कैसा? पहला देखिए, कोई संतान है, इस संतान के यह संतान किस दंपत्ति की है या इसके माता पिता कौन है, यह जो तथ्य है ये विवादित है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आपके पास एक संतान है, इस संतान के ऊपर दो दंपत्ति अपना अपना अधिकार दर्शा रहे हैं। ये तो पहले दंपत्ति, पहला जोड़ा, और दूसरा जोड़ा सेकंड माता पिता। अब देखिए, इन दोनों में से कौन इसके वास्तविक माता पिता है, कौन इसके जैविक माता पिता है, इसकी जांच करनी है तो हम क्या कराते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमने बात की थी कि हमारे पास VNTRs होते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ये जो पुनरावर्तन के जो क्रम है ये कहाँ से मिलते हैं? संतान को अपने माता पिता से, क्योंकि आनुवांशिक होते हैं, आधे माता के मिलेंगे और आधे पिता के। तो ये जो जिसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कुछ कुछ मैच करेगा माता पिता का संतान से, तो हम बता सकते हैं कि संतान के वास्तविक माता पिता कौन है। तो संतान संबंधी मामलों की जांच करने में इसका यूज किया जाता है। इसी तरीके से जो पारिवारिक संपत्ति का जो बंटवारा होता है कि पिता की संपत्ति में पुत्र का योगदान होता है, अब वहाँ पे भी हम यह सिद्ध करने के लिए कि अमुक व्यक्ति की संतान है, किससे करेंगे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। सेकंड हमने कहा फॉरेंसिक जांच में, किसमें? अपराधी के मामले में। जो भी मर्डर वगैरह के केस आते हैं, यहाँ पे घटना स्थल पर मौजूद अगर आपको ब्लड मिल जाए या हेयर फॉलिकल बाल मिल जाए, या हम बात करें स्किन त्वचा से या मनुष्य के सीमन से अर्थात वीर्य से, जो घटना स्थल पर जिस मनुष्य का रक्त, बाल, त्वचा या वीर्य का कुछ भी आपको अंश मिला है, इससे आप डीएनए सेपरेट करेंगे और इसका फिंगरप्रिंट आप ले लेंगे। इसका हम क्या कर लेंगे? फिंगरप्रिंट ले लेते हैं। अब जो भी आपके पास अपराधी है, जो भी इसका सस्पेक्ट है, उनकी डीएनए, उनकी कोशिका के डीएनए फिंगरप्रिंट की अगर आप इसे तुलना करते हैं और यदि ये सेम निकल जाता है तो क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति ही अपराधी हो जाएगा। तो अपराधी की पहचान करने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो पहला यूज क्या हुआ? अपराधियों की पहचान करने में अर्थात फॉरेंसिक साइंस में, और दूसरा पारिवारिक मामलों की जांच में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए सेकंड, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हुए आप बहुत सारी आनुवांशिक बीमारियों के बारे में, जो आनुवांशिक बीमारियां हैं जैसे हीमोफीलिया, डायबिटीज, इनके बारे में हम पहले ही पता लगा सकते हैं। आनुवांशिक बीमारियों की जांच संतान के जन्म से पूर्व भी कर सकते हैं मां के गर्भ में। तो आनुवांशिक बीमारियों की जांच करने में भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कर सकते हैं। थर्ड हम बात करते हैं, तो देखिए थर्ड, देखिए इसमें कौन सा थर्ड है आपका? जैविक विकास को समझने के लिए। जैविक विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं? फिंगरप्रिंट का। तो जैविक विकास की प्रक्रिया को हम किस में पढ़ते हैं? इवोल्यूशन में, उद्विकास में, कि किस तरीके से मनुष्य का विकास हुआ है। तो हमारे पूर्वज कौन है? हम कहें कि हमारे पूर्वज बंदर है या लंगूर है,
तो जिस जीव का डीएनए या फिंगरप्रिंटिंग मनुष्य के डीएनए के फिंगरप्रिंटिंग से मिलेगा तो वो कौन हो जाएगा, उनका पूर्वज हो जाएगा। तो जैविक विकास की प्रक्रिया में भी हम उद्विकास का अध्ययन करने में भी किसका उपयोग करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं। और हम विभिन्न जाति के जीवों के मध्य क्या निकाल सकते हैं, संबंध। विभिन्न जाति के जीवों के मध्य क्या निकाल सकते हैं, हम संबंध निकाल सकते हैं। तो ये हमारे मुख्य उपयोग थे, किसके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के मुख्य उपयोग थे। अब हम इस टॉपिक को, हमारे चैप्टर को समराइज करते हैं लास्ट में। और हमारे पास लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का कि जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए निर्मित किया था, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की क्या क्या उपलब्धियां हैं, यानी कि इससे हमको क्या क्या फायदे मिले हैं मनुष्य के लिए, उनके बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीएनए प्रौद्योगिकी की उपलब्धियां। डीएनए प्रौद्योगिकी की या डीएनए प्रौद्योगिकी की जेनेटिक इंजीनियरिंग की उपलब्धियां। और हम किस डीएनए की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पुनर्युगज डीएनए की। कौन से डीएनए की, पुनर्युगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के जो प्रौद्योगिकी, इसकी क्या क्या आपको उपलब्धियां हैं, इससे आपको क्या क्या फायदे हुए हैं। देखिए, इसका उपयोग, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसका उपयोग हम मनुष्य के विभिन्न रोगों के उपचार में, नई जीवों की संतति के निर्माण, मतलब नई आपकी किस्म के निर्माण में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए हमने क्या किया, आनुवांशिक रोगों का उपचार कर सकते हैं हम। आनुवांशिक रोगों का उपचार, जो जीन अक्रिय अवस्था में है या बहुत ही ज़्यादा सक्रिय अवस्था में है, उसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सामान्य जीव से प्रतिस्थापन कर सकते हैं। सामान्य जीन से प्रतिस्थापित करवाकर कर सकते हैं। सपोज कीजिए किसी मनुष्य का इंसुलिन का जीन है जो अक्रिय है, तो किसी अन्य जीव के सामान्य इंसुलिन के जीन को हम स्थानांतरित कर दें तो उसमें डायबिटीज का जो रोग है वो उपचार हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसका, कि आनुवांशिक रोगों के उपचार में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से हम सामान्य इंसुलिन का जीन इसमें स्थानांतरित कर सकते हैं। इंसुलिन में क्या होता है, आपके रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। रुधिर में जो ग्लूकोज है इसका स्तर क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाता है। आनुवांशिक बीमारी है ये, माता पिता संतति में हो जाती है। और जीन भी कहाँ मिलेगा, संतति को माता पिता से ही मिलेगा। तो जो भी आपका अक्रिय या निष्क्रिय जीन है उसको सामान्य जीन से स्थानांतरित करवा दें आप, तो आप इंसुलिन की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ, इससे पहले क्या करते थे हम, जानवरों का और विशेष रूप से सूअर से प्राप्त जो इंसुलिन है उसे मनुष्यों में स्थानांतरित कराते थे, जिससे मनुष्य को एलर्जी हो जाया करती थी। इसके अलावा देखिए हीमोफीलिया, हीमोफीलिया भी आपकी एक आनुवांशिक बीमारी है। इसमें व्यक्ति में रुधिर का थक्का नहीं जमता। इस बीमारी में क्या होता है कि चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता। रुधिर के थक्के से क्या मतलब है कि चोट लगने के बाद कुछ समय के बाद रुधिर अपने आप बहना रुक जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हीमोफीलिया में थक्का नहीं बनेगा तो रुधिर लगातार बहता रहेगा, जिसे हम बोलते हैं एविरल। तो जब रुधिर लगातार बहता रहेगा तो रुधिर की कमी हो गई, और रुधिर की कमी से रोगी की मृत्यु हो जाया करती थी। रुधिर की कमी से क्या हो जाती थी, रोगी की मृत्यु हो जाया करती थी। तो यदि किसी व्यक्ति के हीमोफीलिया बीमारी है और उसके सामान्य चोट लगी है तो कंटिन्यू खून बहता जाएगा, और खून की कमी होने से क्या हो जाएगा, रोगी की मृत्यु हो जाएगी। इस बीमारी का उपचार भी हम किससे कर सकते हैं, आनुवांशिक जीन को चेंज करके, अर्थात रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसी तरीके से हेपेटाइटिस का उपचार या हेपेटाइटिस बी का उपचार। हेपेटाइटिस बी में आपका यकृत में स्वेलिंग आ जाती है, यकृत में सूजन आ जाती है, इसे हम यकृत शोथ भी कह सकते हैं। हेपेटाइटिस में क्या आ जाएगा, मनुष्य का जो यकृत है, लीवर, उसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। अगला देखिए इसी का उपचार,
इसके द्वारा हम जीवों के द्वारा क्या कर सकते हैं, आनुवांशिक संरचना में चेंज करके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करा सकते हैं। जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण संभव है। देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जनरली नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जैसे हमने बात की राइजोबियम की, एजोराइजोबियम की, या कुछ ऐसे होते हैं जो मटर कुल के अलावा अन्य पादपों में पाए जाते हैं। तो सामान्य बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है, जिन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकारी बैक्टीरिया अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। अब हम क्या कर सकते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकारी बैक्टीरिया में एक जीन पाया जाता है, निफ जीन। जीन का नाम क्या है, निफ जीन। क्या मतलब है निफ जीन से, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन। फिक्सेशन का मतलब होता है स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो जीन है निफ जीन, वो नाइट्रोजन स्थिरीकारी बैक्टीरिया में होता है। इन बैक्टीरिया से यदि ये निफ जीन निकाल दिया जाए और किसी अन्य जीवाणु में स्थानांतरित कर दिया जाए, अन्य जीवाणु में स्थानांतरित कर दिया जाए, तो सामान्य जीन निकालेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु से, इसकी क्लोनिंग करेंगे, इसकी संख्या बढ़ाएंगे और इस निफ जीन को क्या करेंगे, हम अन्य जीवाणु में स्थानांतरित कर देंगे। तो जो सामान्य जो बैक्टीरिया थे जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर रहे थे, अब वो भी क्या करने लग जाएंगे, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने लग जाएंगे। इसके अलावा अन्य कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो कुछ औषधियों का निर्माण करते थे। जीवाणु या कवक जो औषधियों का निर्माण करते थे, उनके उस औषधि वाले जीन को निकाल करके हम अन्य जीवों से भी औषधियाँ निर्मित कर सकते हैं। तो औषधियों का निर्माण भी आप क्या कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से कर सकते हैं। तो ये हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की उपलब्धियाँ पढ़ी थी कि विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक रोगों का उपचार कर सकते हैं। इसके द्वारा हम जैसे कि विकृत इंसुलिन के जीन की जगह सामान्य इंसुलिन का जीन स्थानांतरित कर सकते हैं, हीमोफीलिया के जीन की जगह सामान्य हीमोफीलिया का जीन स्थानांतरित कर सकते हैं, हेपेटाइटिस बी के जीन की जगह सामान्य हेपेटाइटिस बी का जीन स्थानांतरित कर सकते हैं, और अन्य सामान्य जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या औषधियों का निर्माण भी हम करा सकते हैं। तो ये आपकी किसकी बात हो गई है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की उपलब्धियों के बारे में। तो देखिए हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। इस चैप्टर में हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए के निर्माण की प्रक्रिया, इसमें हमने क्या पढ़ा, रिकॉम्बिनेंट अर्थात पुनर्योजित डीएनए के निर्माण की प्रक्रिया, क्या क्या इसकी पूरी प्रोसेस थी। इस प्रोसेस में हमने साथ में काम आने वाले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रतिबंधी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की बात की थी, हमने क्लोनिंग वेक्टर की बात की थी, क्लोनिंग वाहक की बात की थी। इसके बाद हमने कुछ तकनीकों के बारे में अध्ययन किया, जैसे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर हमने इसमें अध्ययन किया ब्लॉटिंग का, फिर हमने इसमें अध्ययन किया पीसीआर का, किस तरीके से हम एकल डीएनए खंड से बहुत सारे डीएनए खंड की हम निर्माण कर सकते हैं। अब आप कोविड वायरस के बारे में देख रहे हैं कि कोविड वायरस की जांच में हम एक आरटीपीसीआर का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, आरटीपीसीआर। ये आरटीपीसीआर इसी पीसीआर के बहुत सारे विभिन्न विभिन्न रूप हैं, उसी का ये है आरटीपीसीआर। तो क्या करते हैं, जो भी रोगी है उसकी कोशिका से आप निकालेंगे डीएनए और इसकी क्या कर देंगे, संख्या में वृद्धि करा करके इसकी जांच की जाती है। तो वहाँ पे आप देखना आपको आरटीपीसीआर वर्ड मिलेगा। इसके बाद हमने आरएफएलपी के बारे में बात की थी और लास्ट में हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में अध्ययन किया था। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर। नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे हम, पादप ऊतक संवर्धन। वो हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।